अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका खैर मुकद्दम है। ये कहानी बहुत जमाने पहले की है। एक दिन मेरी सास ने मुझे फोन किया और कहा, बहू, तुम्हें अपने बाबूजी के साथ कुछ काम के लिए गांव जाना है। मैंने कहा, सास अम्मा आपका बेटा और आप क्यों नहीं जा सकते? तब सास ने कहा, बहू तुम जानती हो कि जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है और तुम्हारा शौहर यानी मेरा बेटा हमेशा अपने काम में मसरूफ रहता है या अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब पीता रहता है। मैंने कहा, ठीक है, सास अम्मा जैसा आपको ठीक लगे। सास ने कहा, बहू तुम्हें प्रॉपर्टी के काम के लिए जाना है और ये बहुत अहम है। मैंने कहा, ठीक है, सास अम्मा जैसा आपको ठीक लगे आप करें। सास ने कहा, बहू तुम्हें बस पैर से बुध तक बाबी जी के साथ रहना है। जमरात को काम कर लेना और जुमा या हफ्ता को वापस आ जाना। तुम्हें भी एक नई तब्दीली मिलेगी। हमारे गांव का घर बहुत खूबसूरत और बड़ा है। मैंने कहा, ठीक है सास अम्मा आप फिक्र न करें, मैं बाबूजी के साथ चली जाऊंगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको अपने बाबूजी के बारे में बताती हूँ, यानी मेरे ससुर के बारे में। मेरे ससुर की उम्र तकरीबन 60 साल होगी, लेकिन इस उम्र में भी वो बहुत मजबूत और ताकतवर हैं। हमारा कारोबार शुरू से ही अच्छा चलता आ रहा है, इसलिए हमारे खानदान को किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे पास नौकर चाकर, गाड़ी और बंगला सब है। मेरी एक बेटी भी है, लेकिन वो टेस्ट ट्यूब के अमल से पैदा हुई है। जी हाँ, मेरी बेटी मेरे शौहर के जरिए पैदा नहीं हुई, क्योंकि मेरे शौहर में वो सलाहियत नहीं है। ये बात सिर्फ मुझे और मेरे ससुर को पता है घर में, और किसी को भी ये बात नहीं पता, यहाँ तक कि मेरी सास को भी नहीं। जब मेरी सास ने मुझे गांव जाने के लिए कहा तो मैं अंदर से थोड़ी खुश हो गई। इस रात मैंने अगले दिन गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। फिर मैं अपने ससुर के सबसे कमरे में गई। अपने ससुर के कमरे में गई। हाँ, घर में मैं हमेशा साड़ी का पल्लू सर पर ही रखती थी। हमारे घर में ये रिवायत थी कि औरतों को बगैर पल्लू के किसी भी। मर्द के सामने नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैं बहुत ही ससर के कमरे में है आई। लेकिन मेरे ससुर किताब पढ़ रहे थे। मैंने कहा, बाबूजी ज्यादा देर तक किताब मत पढ़िए, कल हमें जल्दी गांव जाना है। आपने ही मुझे बताया था। मैंने अपने ससुर के बीग में भी कुछ सामान रखा था, लेकिन ससुर का ध्यान कहीं और था। वो किताब पढ़ने की बजाय दूसरी तरफ देख रहे थे। एक बात बताना भूल गई, मेरा नाम सायरा है, और हाँ, मैं बहुत गोरी हूं और थोड़ी मोटी भी। मेरी नाक बहुत गोरी हूं और थोड़ी मोटी भी। मैं बहुत खूबसूरत हूं और मेरी उम्र 41 साल है और मैं देखने में बहुत खूबसूरत हूं। मेरी कद 5 फिट 2 इंच है। इसीलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी आंखें कैसी होंगी। जी हाँ, मेरी आंखें थोड़ी सोजी हुई हैं, लेकिन वो पपीते की तरह थोड़ी लटकी हुई हैं। मैं साड़ी बिल्कुल मॉडल पबाशा बासु की तरह पहनती हूँ। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप मेरी तसव्वुर कर सकें। दोस्तों, पीर का दिन आ गया और हम दोपहर के बाद थोड़ा देर से निकले। हम गाड़ी से जा रहे थे। ट्रैफिक ट्रैफिक की वजह थे और मेरे ससुर को हरेट गांव पहुंचे। हमारा यहाँ एक घर है, एक छोटा सा बंगला, जो एक छोटी सी पहाड़ी पर वाक़ है, लेकिन गाड़ी वहां तक जा सकती है। एक मंजिला घर, खूबसूरत पहाड़, ठंडी हुआ। हमारे कुछ रिश्तेदार भी थे, इसलिए उन्होंने हमें रात को खाने पर बुलाया। वहां हमारे घर की देखभाल करने वाला एक नौकर सोनो भी था, लेकिन इसके घर वालों में से
किसी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो सुबह जाने वाला था और ससुर ने इसे अपने गांव जाने की इजाजत दे दी थी। बारिश हो रही थी और हम एक रिश्तेदार के घर खाने के लिए गए। दरअसल हम सारे खाने पीने की चीजें वहीं ले गए थे। फिर मेरी बड़ी सास आई और हमारे दरमियान कुछ घरेलू बातें हुईं। घर की सियासत तो होती ही है। इस रात बड़ी सास भी हमारे घर रुकी थी और मेरे ससुर बड़ी सास के शोहर के साथ उनके घर में शराब पी रहे थे। इसलिए वो रात इसी तरह बीत गई, यानी हमारा पीर ऐसे ही गुजर गया। अगला दिन मंगल था। अगले दिन ससुर अपने काम के लिए गए थे और मैं बड़ी सास के साथ थी। इस रात हमने बड़ी सास के घर में खाना खाया और मेरे ससुर बड़ी सास के शौहर के साथ शराब का लुत्फ उठा रहे थे। हाँ, मेरे ससुर भी शराब पीते हैं, लेकिन उन्हें मेरे शौहर जैसी आदत नहीं है। फिर ससुर वहां से चले गए। ससुर ने कहा, बहू मैं बंगले पर जा रहा हूं। बड़ी सास ने कहा, आप जाइए, हमें थोड़ी बातें करनी हैं। कुछ वक्त बाद मैंने भी बड़ी सास का घर छोड़ दिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसलिए बड़ी सास ने मुझे छतरी दी और मैं घर आ गई। मैंने साड़ी का पल्लू सर पर लिया हुआ था। जब मैं घर पहुंची तो ससुर फिर से शराब पीते हुए टीवी देख रहे थे। मैं घर आई, लेकिन बारिश और हुआ के बायस में पूरी तरह भीग चुकी थी। हमारा घर बहुत बड़ा था, बंगला था, लेकिन मुझे उसे घर कहना अच्छा लगता है। नीचे एक हाल था और ऊपर कुछ कमरे थे। छतरी छोटी थी और मैं काफी भीग गई थी। अंदर आते ही मैंने ससुर से कहा, बाबूजी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दीजिए, नहीं तो पानी और मच्छर अंदर आ जाएंगे। फिर बाबूजी ने खिड़कियां और दरवाजे बंद किए। तभी अचानक घर की बजली चली गई, लेकिन फिक्र की बात नहीं थी, क्योंकि हमारे नौकर ने पहले ही मोमबत्तियां जला दी थीं। मैंने कहा, बाबूजी मुझे थोड़ी मदद कीजिए। बाबूजी ने कहा, बहू बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मैंने कहा, बाबूजी मोमबत्ती लेकर मेरे साथ ऊपर आइए। बाबूजी ने कहा, बहू अब तो वैसे भी नीचे नहीं जाना है, चलो ऊपर चलते हैं। फिर हम ऊपर वाले कमरे में गए। बाबूजी ने घर के कोने में मोमबत्ती रखी। फिर मैं बाथरूम में गई और बाबूजी को बुलाया और कहा, बाबूजी यहाँ इतने सारे नल क्यों खुले हुए हैं, आप देखिए और पानी बंद कर दीजिए। बाबूजी बाथरूम में आए और नल बंद करने लगे, लेकिन गलती से शावर चालू हो गया। मैं फिर से भीग गई। हाँ, मैंने नीली साड़ी पहनी थी और सर पर साड़ी का पल्लू बैठा। फिर मैंने देखा कि बाबूजी चुपचाप मुझे ही देख रहे थे। बारिश के बास मेरी साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी और बाबूजी मेरी तरफ ही देख रहे थे। एक दिन ऐसा ही हुआ। मेरे ससुर हमेशा दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते थे। उन्हें थोड़ी बहुत सिगरेट पीने की भी आदत थी। एक दिन मैं सुबह दुकान गई। बारिश हो रही थी और हमेशा की तरह मैंने साड़ी का पल्लू सर पर लिया हुआ था। मैं बहुत ही संस्कारी बहू हूं। मैंने छतरी ली और देखा कि मेरे ससुर क्रॉसिंग पर खड़े थे। मैंने छतरी आगे बढ़ाई, लेकिन बाबूजी मेरी तरफ ही देख रहे थे। उनकी निगाहें मुझसे हट नहीं रही थीं। हाँ, उनकी निगाहें मेरी भीगी साड़ी के बाहर दिख रहे हिस्सों पर थीं। मैं घर आई और जब मैंने आईने में देखा तो मेरी साड़ी सामने से काफी भीग चुकी थी और वो मेरे जिस्म से चुपकी हुई थी, जिससे सब कुछ साफ दिख रहा था। इसमें मेरा जिस्म भी दिख रहा था। साड़ी शफ्फाफ होने के बायस मेरी खूबसूरती नजर आ रही थी। साड़ी पीछे से गीली थी। फिर मैं कुछ सामान लेकर घर की तरफ निकल पड़ी। तब मुझे भी मजा आने लगा। मैं जानबूझकर बाबूजी के आसपास घूमने लगी। झाड़ू लगाते वक्त में नीचे झुकने का बहाना करती। किसी न किसी बहाने से मैं बाबूजी को अपना मजाहिरा दिखाने लगी और बाबूजी भी हमेशा अपनी छप्पी निगाहों से मुझे देखते और मेरे मजबूत जिस्म को देखकर लुत्फ उठाते। कुछ देर बाद बाबूजी यानी मेरे ससुर घर आए। मैं गीली हो चुकी थी और मुझे साड़ी बदलनी पड़ी। बाबूजी बैठे हुए थे। वहां एक अलमारी थी। मैंने कपड़े निकाले और उसमें रखी दूसरी लाल साड़ी निकाल ली। इसी कमरे में एक और कमरा था। मैंने पट्टीकुट और सब कुछ लिया और दूसरी लाल साड़ी लेकर इस दूसरे कमरे में चली गई। ससुर बाहर बरामदे में सूफे पर बैठे थे। बाबूजी मुझे साड़ी बदलते हुए देख सकें, इसलिए मैंने दरवाजा थोड़ा सा खुला रखा।
फिर मैंने साड़ी बदलना शुरू किया। अब तक मैं बहुत गैली हो चुकी थी। जब मैं साड़ी बदल रही थी, मेरे ससुर चुपचाप मुझे देख रहे थे। मैंने भी उन्हें देखा, लेकिन नजरअंदाज कर दिया। साड़ी बदलते वक्त मेरी चूड़ियों की झनकार हो रही थी, जिससे ससुर थोड़े बेचैन हो गए थे। मुझे भी इस बात का लुत्फ मिल रहा था कि कोई मुझे चुपके से देख रहा है। फिर चाहे वो मेरे ससुर ही क्यों ना हों, लेकिन कोई तो मुझे देख ही रहा था। बाबूजी वहीं बरामदे में बैठे थे। मुझे पता था कि वो मेरी हर हरकत देख रहे हैं। वो अपनी धोती में कुछ एडजस्ट कर रहे थे। मुझे पता था कि अब बाबूजी तैयार हो चुके थे। कमरे में काफी अंधेरा था, लेकिन मोमबत्ती की रोशनी में मुझे सब कुछ साफ दिख रहा था। मैंने साड़ी बदलना शुरू की। मेरे आज़ा इतने बड़े थे कि साड़ी से पूरी तरह नहीं ढक पा रहे थे। मेरे और बाबूजी के दरमियान तकरीबन 15 फट का फासला था। वो सोफे पर बैठकर मुझे देख रहे थे। मैंने अपनी चुप्पल का बटन खोलने की कोशिश की। बटन अटका हुआ था, इसीलिए उसे खोलने में मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब कई कोशिशों के बाद वो बटन खुला। मेरी साड़ी अब नीचे जमीन पर गिर चुकी थी और मेरा भरा हुआ पीठ और गहरी नाव शायद बाबूजी को दिखाई दे रही थी। अब बाबूजी पूरी तरह मदहोश हो चुके थे। वो अपनी धोती में कुछ एडजस्ट कर रहे थे और उनकी हर हरकत मुझे साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि कमरे में अंधेरा था। मैंने आखिरकार आखिरी बटन भी खोल लिया और बाबूजी की तरफ थोड़ा ज्यादा मड़ गई। अब तो उन्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा होगा। फिर मैंने ऊपर रखा, कपड़ा उठाया और उसे एक तरफ फेंक दिया। मैंने दूसरी साड़ी उठाई। ये सब बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अब तकरीबन रात के 9 बज चुके थे। मैं बाबूजी की तरफ थोड़ा ज्यादा मड़ गई थी। साड़ी बदलते वक्त मेरी चूड़ियों की झनकार गूंज रही थी। साड़ी बदलते बदलते मैंने कहा, बाबूजी आज आपका दिन कैसा गुजरा? आप आज थके होंगे, आज प्रॉपर्टी के काम में बहुत मसरूफ थे। बाबूजी ने फिर से अपनी धोती में कुछ एडजस्ट करते हुए कहा, हाँ, बाहू आज बहुत काम था, लेकिन मैं थका नहीं। इस गांव की हवा बहुत अच्छी है। अब मैं अपनी साड़ी पहन चुकी थी और फिर दूसरा कपड़ा भी लेने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने बटन बंद करना शुरू किया और इसी दौरान बाबूजी से बातें कर रही थी। कमरे में बजली नहीं थी। मैंने एक मोमबत्ती जला रखी थी और उसकी रोशनी में मुझे बाबूजी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था और बाबूजी को मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था। मैंने बाबूजी से कहा, बाबूजी, इम्मा और काका को बहुत फिक्र हो रही है। बाबूजी ने कहा, वो तुम्हें किस बात की फिक्र है? मैंने कहा, बाबूजी, कल रात की तरह आज फिर से आप बरामदे में मत सो जाना। मैं